जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हम कल आपको मतलब कि बायोलॉजी में जो बता रहे थे सेल में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर बता दिए थे। आज फिर से उसी से लेकर चलेंगे, वहीं से प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में तो प्रोकैरियोटिक में हम कल बता दिए थे सीलिया पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70 S का पाया जाता है, क्योंकि इनमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इनमें ऊर्जा की ज़रूरत कम होती है, इसलिए इनमें 70 S राइबोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस जो पाया जाएगा उस पर इन्वेलप नहीं होगा, नो इन्वेलप, कवर नहीं होगा उस पर। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल की जो न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियस होता है केंद्रक का, उस पर कवर नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस में RNA पाया जाता है इसके, और जीव द्रव्य पाया जाता है। इसमें श्वसन की क्रिया जीव द्रव्य में होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है भोजन निर्माण के लिए, कल ये नहीं बताए थे। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भोजन निर्माण करता है, कहाँ में? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि एक कोशिकीय जीव पाया जाता है जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उनमें। तो इनमें सीलिया तथा फ्लैजेला के माध्यम से मतलब कि गति करते हैं। कौन? प्रोकैरियोटिक सेल सीलिया तथा फ्लैजेला के माध्यम से गति करते हैं। हाँ, इनमें कोशिका वृद्धि पाई जाती है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं होती है जितना कि प्लांट सेल में मजबूत होती है। तो सीलिया एंड फ्लैजेला के माध्यम से गति करते हैं। सेल वॉल इसमें पाया जाता है लेकिन मजबूत नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन, हाँ, इसमें पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, इसे कोशिका झिल्ली कहेंगे। कोशिका झिल्ली, ऐसे कहेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कोशिका झिल्ली। तो मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया फ्लैजेला पाया जाता है, इसके माध्यम से ये गति करते हैं। और सेल वॉल पाया जाता है कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है कोशिका झिल्ली, राइबोसोम पाया जाता है 70 S। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें 70 S राइबोसोम से इसमें ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में दैट्स इनफ होता है, जो कि इसमें इनफ है पर्याप्त। और ये इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है इस पर इन्वेलप नहीं पाया जाता, कवर नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस में RNA पाया जाता है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक में RNA पाया जाता है। पहला बात तो मतलब इनमें कवर नहीं पाया जाता है, एक कोशिकीय होते हैं। और देखिए, ये देखिए, इस तरह से कुछ संरचना होती है। ये पूरा तो ये जो DNA हो गई, इस तरह देखेंगे तो DNA नहीं, न्यूक्लियस में से है। इसे ये जीन का समझना है, तो इसमें से जब गलत बन गया है, जीन का बन गया। इस तरह से होता है, आधा खत्म हो जाता है, फिर ऐसे रहता है यार। ये मतलब कि क्या हुआ, DNA अभी आधा इसे ख़त्म हो गया, RNA ऐसा होता है। मतलब कि इसमें कोशिकीय होते हैं तो RNA आधा होता है, तो इसमें RNA पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में RNA पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो भोजन निर्माण के लिए पाया जाता है। तो ये इतना हो गया प्रोकैरियोटिक सेल में। कल स्ट्रक्चर भी मैं समझा दिए थे, तो आज इतना मतलब कि निखार दे दिए। सीलिया फ्लैजेला गति करता है, सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है, उतनी मजबूत नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। हाँ, राइबोसोम 70 S का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियस जो है उस पर कवर नहीं होता है। इनमें RNA पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, इसी में इसका श्वसन प्रक्रिया होता है। जीव द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करता है। आइए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में तो मतलब कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों आ जाते हैं, इसमें दोनों का लिखा जाएगा। तो यूकैरियोटिक सेल
में दोनों आते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब आइए प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों को साथ में देते हैं। इसमें सीलिया पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में सीलिया पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। चूँकि इनमें ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, ये सब बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसके न्यूक्लियस पर कवर होगा। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं, लेकिन इसके ब्रेन पर कवर नहीं है। इसका मतलब कि वो यूकैरियोटिक का जो ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस है उस पर कवर होता है। इसमें गोल्गी बॉडी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा निर्माण करता है। न्यूक्लियस आदेश देता है। गोल्गी बॉडी मतलब कि ऊर्जा को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में कंकाल का कार्य करता है। इसे अंतःप्रदत्त जालिका भी कहते हैं, हिंदी में अंतःप्रदत्त जालिका, इंग्लिश इसका होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैक्यूल्स पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक में वैक्यूल्स होता है। फिर इसके न्यूक्लियस में डीएनए होता है, इसके न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। और ये जीवद्रव्य पाया जाता है इसमें। जीवद्रव्य नाम कौन दिया? पुरकिंजे। इसके पहले वीडियो में बता दिए पुरकिंजे, आज फिर से लिख दे रहा हूँ पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य नाम दिया और इसे हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। इसको जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्टिक का ही भाग है। क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण का कार्य करता है ये भी। लेकिन अब इसमें देखिए सीलिया पाया जाता है यूकैरियोटिक में, फ्लैजेला पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, राइबोसोम 80S पाया जाता है। तो और 80S क्यों पाया जाता है? इसमें ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें ये ऊर्जा निर्माण करता है। न्यूक्लियस हर चीज़ को आदेश देता है, बता दिए थी स्ट्रक्चर में इसके पहले वीडियो में। गोल्गी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल का कार्य करता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मतलब कि ऊपरी स्मूथ होता है, निचला रफ होता है। रफ वाले पर राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो स्मूथ होता है वो वसा का निर्माण करता है। ये सब बता दिया है। इसमें डीएनए पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। अब जीवद्रव्य में इसमें जीवद्रव्य पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि भोजन का निर्माण करता है। अब प्लांट सेल एनिमल सेल तो पहले ही बता दिए हैं। तो जो ये सीलिया है, फ्लैजेला है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, डीएनए, जीवद्रव्य, क्लोरोप्लास्ट, ये सब किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। तो एक बार सवाल पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल हो सकती हैं? तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, 80S का राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, और इसमें और तो सब कुछ इसमें भी पाया जाता है ना। अब मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इनमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता, इनमें डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है, और इनमें इनका जो सेल का ब्रेन है उस पर कवर नहीं होता। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ तक हो गया, ये अंतर है बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक में। इसको नोट कर लीजिए आप सब। तो फिर सीलिया, फ्लैजेला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, 70S, न्यूक्लियस, नो कवर, आरएनए, जीवद्रव्य, क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करता है। ये हो गया आपका। आइए फिर हम अब आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे मतलब कि यूकैरियोटिक सेल में कुछ कोशिका के कुछ ऐसे अंग हैं ना जो 70S रखते हैं अपने कार्य के लिए। मतलब कि अब भाई उनको दिन भर कार्य करना है तो 80S जो राइबोसोम है वो प्रोटीन निर्माण तो करता है, लेकिन सबको न देता है। और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है भाई तो अपना मतलब कि पर्सनल यूज़ के लिए क्या रखे हैं 70S। आइए ये हो गई आपकी यूकैरियोटिक सेल की। जो इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होगा प्लास्टिड,
यहाँ होगा लाइसोसोम, नहीं थोड़ा सा गड़बड़। ये हो गया गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम भी यहीं पे पाया जाता है। यह आपका हो गया, इसमें कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य हो गया। न्यूक्लियस के ऊपर खबर हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, ये वैक्यूल्स हो गया, ये सेंट्रोसोम हो गया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सब हो गया। अब आइए देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ ऐसे अंग हैं जो प्रोकैरियोटिक के लक्षण रखते हैं और 70S को मतलब रख लिए हैं। तो कौन है भाई? यहाँ माइटोकांड्रिया की ये मान लीजिए इस तरह से समझना है। स्ट्रक्चर आप पहला बार बना रहे हैं, सही से बना नहीं पाता हूँ, हमारा मार्कर भी नहीं चलता जब बनाना ही चाहता हूँ। ये कुछ ज़्यादा बड़े बन गया। ये अब यहाँ ये क्या रख लिया है? 70S राइबोसोम, अपनी इसे क्रिस्टी बोलते हैं। कि माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचना, माइटोकांड्रिया अपनी आंतरिक संरचना में 70S राइबोसोम अपने पर्सनल यूज के लिए चोरी छुपे रखे रहता है। बोलता है कि देख भाई, तू हमें एनर्जी दे, मतलब कि हमें एनर्जी देना, किसी और को नहीं। 70S बोलता है अरे भाई ये है ना राइबोसोम 80S, आप इससे एनर्जी लीजिए। माइटोकांड्रिया बोलता है, ये 70S बोलता है कि हम भाई किसको एनर्जी दे पाएंगे, हम बहुत कम एनर्जी मतलब जनरेट करते हैं। तो ये मतलब हैरान हो जाता है। तो माइटोकांड्रिया बोलता है देख भाई, तो मुझे देना बस, और सबके लिए 80S है, सब 80S से लेंगे। 80S से हमारा काम नहीं चल पा रहा है, हमको दिन भर ऊर्जा निर्माण करना होता है, हमें दिन भर काम करना है। तो चोरी छुपे 70S को रखे रहता है। जब 80S की ऊर्जा से काम नहीं चलता तो 70S से ऊर्जा मांगता है। तो 70S भाई बहुत ज़्यादा ऊर्जा तो देता नहीं 70S। प्रोकैरियोटिक का लक्षण कौन रखता है? तो यूकैरियोटिक की कोशिकाओं में एक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग जो हैं माइटोकांड्रिया जीव, ये क्या रखते हैं? प्रोकैरियोटिक का लक्षण रखते हैं। ये प्रोकैरियोटिक का लक्षण रखते हैं। एक बार क्वेश्चन देखकर बताता हूँ। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक का लक्षण कौन रखता है? माइटोकांड्रिया। देखिए, कोशिका के अंदर निर्माण तो राइबोसोम 80S राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, लेकिन माइटोकांड्रिया काम उससे नहीं चल पा रहा था, उससे काम ज़्यादा लोड ज़्यादा था, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए था। तो ये 80S सबको बांट देता था बराबर, तो उसका काम नहीं चल पा रहा था, इसलिए उसने अपने अंदर मतलब कि चोरी से अपने क्रिस्टी में रखा है 70S को, राइबोसोम को रखा है अपनी मतलब कि पर्सनल यूज़ के लिए, अतिरिक्त ऊर्जा निर्माण के लिए। सीजीएल में पूछा गया था यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा अंग है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक का गुण पाया जाता है। सीजीएल में क्या पूछा गया है? यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक का गुण रखता है? तो ये माइटोकांड्रिया है। माइटोकांड्रिया पर्सनल यूज के लिए 70S रखा है और 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर जो बना है यूकैरियोटिक का है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन सीजीएल का। माइटोकांड्रिया के अलावा और अंग हैं जो हमेशा मतलब कि अब माइटोकांड्रिया के अलावा एक अंग और है जो हमेशा कार्य करता है, उसको भी वो भी 70S रखता है, उसके लिए भी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो ऐसा कौन सा अंग हो सकता है? आप सब अनुमान लगा कर कमेंट
क्या अनुमान लगाएंगे मैं बता दे रहा हूँ भाई। लाइव तो चल नहीं रहा है, लाइव आना चाहता हूँ लेकिन ज़्यादा संख्या में कोई हमें देखता होता नहीं है भाई, बहुत कम लोग देखते हैं। देखते क्या हैं, बस स्क्रॉल करते रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक अंग है कोशिका का जो 70S रखता है, तो वो कौन सा अंग है आइए देखते हैं। तो न्यूक्लियस तो भाई नहीं है। सेंट्रोसोम दिन भर काम नहीं करता है 24 घंटा। वैक्यूल्स काम दिन भर नहीं करता है, पानी स्टोर कर लिया हो गया। लाइसोसोम जब कोई काम मतलब कि सही से नहीं करता तो न्यूक्लियस आदेश देता है तब वो काम करता है। गाल्जी बॉडी तो इसका अपने पास खुद का कुछ भी नहीं है, ये मात्र ऊर्जा को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचाता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो कंकाल का कार्य कर रहा है। राइबोसोम खुद प्रोटीन निर्माण करता है। तो बचा क्या, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये ऊर्जा निर्माण करता है। इसको भी दिन भर कार्य करना होता है 24 घंटा। तो यह अपने अंदर 70S का चोरी छुपे रख लेता है। तो मतलब कि अब यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका के दो अंग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर के दो अंग ऐसे हैं जो 70S राइबोसोम 80S एनर्जी तो लेते हैं, लेकिन 70S को भी अपनी ज़रूरत पर काम आने के लिए रखे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी रखा है। अब एक क्वेश्चन और बना था, देखिए कि किस कोशिका के बाहर, मान लीजिए कोई कोशिका है उसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं है। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि कोई कोशिका है उसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं है, वो कोशिका मानव कोशिका होगी, जंतु कोशिका होगी। तो फिर एकदम सिंपल सा बात है भाई, वो मानव कोशिका होगी। मानव मतलब कि मानव कोशिका में क्या सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये क्वेश्चन ये हो गया। और कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि किस कोशिका के न्यूक्लियस पर इन्वेलप या कवर नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखें ना, उसका जो सेल का ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस है उसमें इन्वेलप या कवर नहीं पाया जाता है। अब आइए देखते हैं ये जो न्यूक्लियस चाह रहे हैं, हो गया ना। थोड़ा साइड में न्यूक्लियस को बनाते हैं। न्यूक्लियस का खोज कौन किया, पहले बता दिए थे। हर मतलब ज़्यादातर चीज़ों का बीज जो होता है ब्राउन कलर का होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का खोज की। अब इन्होंने मतलब कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे न्यूक्लियस का खोज तो कर दिए, ये जूम करके उसमें देखिए तो कुछ लिक्विड सा झलक रहा था। कौन, रॉबर्ट ब्राउन। जब न्यूक्लियस को जूम किया तो उसमें कुछ मतलब कि लिक्विड सा झलक रहा था, लेकिन इन्होंने उसे वहीं तक छोड़ दिया, उसके आगे कुछ भी नहीं किया। तो फिर एक अगला वैज्ञानिक आया, न्यूक्लियस को जूम किया। जब उन्होंने न्यूक्लियस को जूम किया तो उन्हें रिंच के समान कुछ संरचना दिखाई दी। संरचना कैसी थी, रिंच के समान। जब जूम कर लिया तो उन्हें ये संरचना दिखाई दी रिंच के समान। कैसा बन जा रहा है। कुछ इस प्रकार से उन्हें ये संरचना दिखाई दी। और ये जो वैज्ञानिक थे जो जूम किए थे, इनका नाम क्या था, वाल्डेयर।
वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक थे। फिर उन्होंने जूम किया, इसे देखा तो इन्हें कुछ रिंच के समान ऐसी संरचना दिखाई दी। इस संरचना को क्या बोल दिए? गुणसूत्र। इस संरचना को वाल्डेयर गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर। यही रॉबर्ट ब्राउन यदि उस न्यूक्लियस को जूम कर दिए होते पहले ही तो पता चल जाता, तो हमें रॉबर्ट वाल्डेयर उन्हें याद रखना पड़ता, रॉबर्ट ब्राउन से ही काम हो जाता। रॉबर्ट ब्राउन कितने, क्या ही बोला जाए, कुछ नहीं, सम्मान देना चाहिए सबके भाई। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने उसे जूम किया, कुछ झलकता हुआ दिखाई दिया उन्हें, लेकिन उन्होंने उसे वहीं तक छोड़ दिया। उसके बाद वाल्डेयर जब आकर जूम किए तो कुछ रिंच के समान संरचना दिखाई दी। इस संरचना को वो गुणसूत्र नाम दिए। अब जब गुणसूत्र नाम दिए तो ये भी यहाँ तक इसको छोड़ दिए। फिर अगला, फिर देखा गया कि जब इसको इस तरह से खींचा गया तो ये इस तरह से स्प्रिंग की समान संरचना बनते चली गई। अब ये स्प्रिंग की समान जो संरचना बनी, इसे क्या कहा गया? ये वाल्डेयर ने गुणसूत्र का खोज करके छोड़ दिया। वाल्डेयर इसके आगे इसे खींचे ही नहीं। तो फिर एक दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने खींचा, तो इसे क्या कहा गया? DNA। अब गुणसूत्र के खींचे हुए रूप को क्या कहते हैं? गुणसूत्र के खींचे हुए रूप को DNA कहते हैं। तो DNA को सर्वप्रथम देखा किसने? DNA को देखा किसने? कार्लसबर्ग ने सर्वप्रथम DNA को देखा। फिर इस DNA को मतलब कि यहीं पर रखिए, आगे भी समझना। तो इस तरह से खींचा कौन? कार्लसबर्ग ने। तो ये जो संरचना मिली, ये तो हो गई DNA। और जब इसे इस तरह से खींच दिया गया तो अब कार्लसबर्ग ने देखा था DNA को देखा कौन? DNA देखा कार्लसबर्ग। DNA का नाम कौन दिया? ये डिजाइन, मैंने DNA का जो डिजाइन था, डिजाइन जो वाटसन A1 3। तो DNA को देखा कार्लसबर्ग ने, DNA का नाम दिया वाटसन एवं क्रिक। और जो मतलब कि ये गुणसूत्र था, रिंच के समान संरचना दिखाई दी, वाल्डेयर ने देखा। अब वाल्डेयर भी इसे यहीं तक देखकर छोड़ दिए। फिर तब किसी और वैज्ञानिक ने इसे खींच कर देखा तो ये DNA था। तो DNA को सर्वप्रथम देखा कौन? कार्लसबर्ग। डिजाइन कौन दिया? वाटसन एवं क्रिक। फिर इसे और खींचा गया। जब इसे और खींचा गया तो ये क्या बन गया? जीन। जब DNA को और एकदम खींच दिया गया इस तरह से तो ये बना जीन। तो जीन की खोज जोहानसन लिखते हैं। जीन की खोज जोहानसन। तो देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जब इसको जूम करके देखे थे तो उनको भी लिक्विड दिखाई दे रहा था, लेकिन ये इसको यहीं तक छोड़ दिए। फिर एक नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसे जूम किया तो उन्हें यहाँ कुछ रिंच के समान संरचना दिखाई दी। तो इस रिंच के समान संरचना को उन्होंने गुणसूत्र कहा। गुणसूत्र कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वाल्डेयर। अब ये गुणसूत्र जो पाया जाता है हमारे अंदर, 23 गुणसूत्र पाया, 23 जोड़ी, यानी कि 46 को। यही गुणसूत्र है जो हमारे नाक, आँख, कान को, मतलब कि देखिए माता पिता के गुणों को जो बच्चों में लाता है,
गुणसूत्र है, गुण बुलाता है। अब मतलब कि आप कैरेक्टर पर ना जाइए, ये गुण देखिए स्ट्रक्चर वाला, ये सब जो बना है। हाथी के बच्चे में हाथी का ही सूंड होना चाहिए गुणसूत्र पर। गुणसूत्र गुणसूत्र को जब और खींचा गया, गुणसूत्र की टंगरी को पकड़ के खींचा गया, तो वो क्या बना? डीएनए। डीएनए को देखा कौन? कार्लसबर्ग ने। अब यही वाल्डेयर चचा खींच दिए होते इसको, तो हमको कार्लसबर्ग और वाटसन एवं क्रिक को नहीं याद रखना पड़ता, लेकिन इन्होंने खींचा नहीं। चलिए ठीक किया, नहीं खींचा। कार्लसबर्ग नए विज्ञानी को जानने का मौका मिला। तो डीएनए गुणसूत्र की टंगरी को खींचकर कार्लसबर्ग ने डीएनए को देखा। अब डीएनए को देखा तो डीएनए की इन्होंने मतलब कि डिज़ाइन नहीं बना पाई, डिज़ाइन बता नहीं पाए, कि बस देखा बस था कि ये है उसे। फिर ये डीएनए का जो मतलब डिज़ाइन दिया वाटसन एवं क्रिक ने दिया, फिर इसे और खींचा गया, लंबा किया गया एकदम तान कर, तो ये जो बना जीन। तो जीन की खोज कौन किया? जोहानसन। अब अगला क्लास अगले दिन जब देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि क्या पाया जाता है, जीन में क्या पाया जाता है। और पहले ये देखिए, अब यहाँ इसको क्लियर करते हैं। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, लेकिन इन्होंने जूम करके देखा बस, उसके बाद नहीं छोड़ दिया। फिर इसको पूरी तरह से जूम करके संरचना का नाम दिया गुणसूत्र। ऐसे वैज्ञानिक का नाम है वाल्डेयर, जिन्होंने इसे जूम करके देखा और इसे रिंच समान संरचना का नाम दिया गुणसूत्र। वो वैज्ञानिक है वाल्डेयर। 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे शरीर में पाया जाता है और इसे 46 गुणसूत्र है, 23 जोड़ी है। 46 ठो गिनती करेंगे तो 46 ठो है। अब जोड़ी में देखेंगे, एक एक करके देखेंगे तो 46। अब भाई जोड़ा में देखेंगे, पेयर में तो 23 जोड़ा है। फिर इसको जब हल्का हल्का खींचा गया तो ये डीएनए बना, और डीएनए को जब और खींच दिया गया तो जीन बना। और जीन पर हमारी मतलब कि क्या होती हैं, पूरा चीज़ें निर्धारित होती हैं कि माता पिता से बच्चे में बच्चा कैसा होना है, तो माता पिता के अनुसार होगा। तो जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जिसे कल पढ़ेंगे। अब आज इतना ही। हाँ, अब ये देखिए कि जो गुणसूत्र है काहे से बना है? डीएनए से। भाई इसको तोड़ने पर मिल क्या है? डीएनए। अभी मान लीजिए हम जिस दीवार पर अपना बोर्ड लगाए हैं, इस बोर्ड को तोड़ेंगे तो ईंट मिलेगा, सीमेंट तो मिलेगा नहीं, बस अनुमान लगाना पड़ेगा कि सीमेंट है। हाँ, बालू थोड़ा दरदर का मिल जाएगा। तो ईंट सीमेंट, दीवार बना है ईंट सीमेंट से, तो इसे अब नया नाम क्या हो गया? दीवार। तो इसी तरह से गुणसूत्र बना कैसे है? डीएनए से। डीएनए कहाँ से बना है? जीन से। डीएनए जीन से बना है। तो ये बात याद रखिएगा कि गुणसूत्र डीएनए से बना है, डीएनए जो है जीन से बना है। और गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर किए हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, संख्या में 46 होता है। और डीएनए को देखा सर्वप्रथम कार्लसबर्ग ने देखा। डीएनए का नामकरण, डीएनए के डिज़ाइन दिया था वाटसन एवं क्रिक। जीन की खोज जोहानसन ने किया। अब जीन में पाया जाता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को हम आगे पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एडिनोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं, तो इनको हम अगली क्लास में देखेंगे। बस आप यही याद रखिएगा। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। और न्यूक्लियस जो है, अभी ये न्यूक्लियस जो है कहाँ से बना है? गुणसूत्र से। गुणसूत्र कहाँ से बना है? डीएनए से। डीएनए कहाँ से बना है? जीन से। तो जीन जो है डीएनए का छोटा रूप है, और डीएनए जो है गुणसूत्र का छोटा रूप है। लेकिन गुणसूत्र जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस का छोटा रूप है। तो इन सब को जब हम सुखेड़ेंगे फिर इसे न्यूक्लियस में चले जाएंगे। तो न्यूक्लियस में गुणसूत्र में डीएनए में जीन। तो हमारी जो जेनेटिक हेरिटेंस है, मतलब कि इसको आनुवंशिकता में होगा लेंगे इसके बारे में। कल अगले क्लास में हम आपको बताएंगे क्या एडिनोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताएंगे। इतना आज बताकर यहीं समाप्त करते हैं।